दोस्तों, वेलकम टू लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो न्यायिक परीक्षा में उत्तर देने की रणनीति क्या हो, क्या स्ट्रेटेजी हम प्लान करें कि हम परीक्षाओं में जो मेन हमारी मुख्य परीक्षा है, जो मेन एग्जामिनेशन है, उसमें आंसर कैसे लिख पाएं, इस पर आज का हमारा ये वीडियो है। जनरली आप लोग देखते होंगे कि जो जुडिशियल एग्जाम है वो आजकल जो पैटर्न अपनाया जा रहा है उसमें 3 मेन उसके भाग होते हैं। पहला जो प्री परीक्षा होती है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, दूसरा उसका मेन एग्जामिनेशन होता है और थर्ड है वो इंटरव्यू होता है। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें 4 आंसर्स के ऑप्शन होते हैं और एक आंसर पर आपको टिक करना होता है। जो मेन दिक्कत है स्टूडेंट्स को वो है मेन परीक्षा की। जो मेन इसका परीक्षा है उसमें रिटन पेपर होता है, यानी आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपको उसका उत्तर लिखना होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये मानना है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, ये जो मेन परीक्षा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होती है, तो इसमें आंसर्स को किस तरह लिखा जाए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जुडिशियल एग्जाम्स के, LLB पास हैं, वे पीजी परीक्षा पास कर लेते हैं, जो उनका प्री एग्जामिनेशन होता है वो उसमें वो पास हो जाते हैं, लेकिन मेन परीक्षा में वो फेल रहते हैं, अनसक्सेसफुल रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 1 या 2 नंबर से रह गए, तो उस स्टूडेंट को बड़ा दुख होता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही जरूरी है कि हम जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें उत्तर लिखने की जो टेक्निक है उसको सीखें। तो आज का हमारा ये वीडियो है इसी संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और आप इसको पूरा जरूर देखें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि एक चीज हम हमेशा लैक करते हैं, क्या कि हम किसी भी चीज को अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। दोस्तों, जो नॉलेज है वो बांटने से ज्यादा बढ़ता है, इसलिए नॉलेज को बांटना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके कुछ साथी, उनको थोड़ा सा हम सपोर्ट कर देंगे तो वो आगे तक सफल हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो बांटने की जो प्रोसेस है नॉलेज को बांटने की, ये हम आगे जारी रखें। इसलिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें वीडियो को। अगली स्लाइड में देखिए, मुख्य जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, न केवल उनके नॉलेज का, उनके ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, बल्कि जो हमारा लिमिटेड समय है, सीमित समय है, उसमें किस तरह संगठित उत्तर लिखने की उनमें क्षमता है, इसका भी परीक्षण किया जाता है। जो एग्जाम लेने का जो मेन एम है, उद्देश्य है, उसमें एक तो लिमिटेड समय दिया जाता है आपको कि 3 घंटे उसमें आपको पेपर करने का दिया जाता है। तो आपके पास एक लिमिटेड समय है, जैसे 3 आवर का आपका समय है और आपको 50 क्वेश्चन करने हैं और उसमें भी 15 शब्दों में आपको लिखना है, 50 शब्दों में आपको लिखना है और 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो इस तरह ये एग्जामिनेशन में इस तरह आपको लिखना होता है। तो एक लिमिटेड समय आपको दिया है, क्वेश्चन 50 है और 50 क्वेश्चंस में भी अलग अलग शब्दों में आपको ये उत्तर आपको लिखना है। तो निश्चित रूप से एग्जामिनर आपकी लिखने की क्षमता को देखेगा कि किस तरह आप वो उत्तर को अपना सिस्टमैटिक ढंग से लिख पाते हैं, संगठित ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको आप लिखते हैं। तो ये अब कैसे करें? तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अच्छा उत्तर लिखने की क्षमता हमको नियमित अभ्यास से विकसित होती है, यानी हमको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दोस्तों, जब मैं RS का एग्जाम दे रही थी तो मैंने अपना 1-2 घंटे इस बात पर ही लिमिट
कर रखा था कि मैं डेली क्वेश्चंस लिखती थी। मैंने जो प्रीवियस अपने पेपर थे, प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, उनको इकट्ठा कर रखा था और इसके बाद में मैं डेली एक पेपर उसमें से सोल्व करती थी, मैं लिखती थी, फिर खुद ही उसको चेक करती थी और फिर अगले दिन फिर मैं जब लिखती थी तो मैं देखती थी कि पिछले दिन की तुलना में आज मैंने कितना अच्छा लिखा है। तो ये डेली आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई एग्जामिनर नहीं है कि जो आपकी ये जो आपने उत्तर लिखा है इसको चेक करेगा। कुछ हो सकता है खुशनसीब बच्चे हों, स्टूडेंट हो जिनके पास दोस्त हो सकते हैं या उनके बड़े भाई बहन हो सकते हैं या टीचर्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट के पास ऐसा नहीं होता। तो आप खुद ही उसको चेक कर सकते हैं कि आपकी जो लिखने की क्षमता है, आप 3 आवर्स में उत्तर कंप्लीट कर रहे हैं और ये जो शब्द हैं इस शब्द सीमा में आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए डेली प्रैक्टिस आपको चाहिए। फिर अच्छे उत्तर में प्रश्न की प्रासंगिकता समाहित होती है, वह प्रश्न उत्तर की मांग को भी पूरा करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अच्छा आंसर किसको हम कहेंगे कि जिसमें जो रेलिवेंट बात क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है उस रेलिवेंसी को आपने पूरा किया है या नहीं किया है, जो क्वेश्चन है उसकी मांग क्या है, क्वेश्चन के अनुरूप ही आपको अपना उत्तर देना पड़ता है। अगर क्वेश्चन के अनुरूप आपने उत्तर नहीं दिया है तो एग्जामिनर को लगता है कि आप पूरे क्वेश्चन को घुमा रहे हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। शब्द सीमा में होना चाहिए, समय पर समाप्त होना चाहिए। जो लिमिटेशन शब्दों की है, जैसे आपको लिखना है 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, तो ये 50 में ही आपका आंसर होना चाहिए और समय पर समाप्त होना चाहिए। जैसे आपके पास 50 क्वेश्चन अगर हैं या आपके पास जैसे 30 क्वेश्चन हैं, तो आप टाइम अपना बांट लीजिए कि इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट में पूरा करेंगे, 2 मिनट में या 4 मिनट में, क्योंकि उस हिसाब से आपको वो आंसर देने पड़ेंगे। अदरवाइज एक क्वेश्चन में आपने फुल हाफ आवर लगा दिया, आधा घंटा लगा दिया और दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट भी नहीं बचे, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके क्वेश्चंस का वो खराब हो जाएगा, फिर आप ज्यादा आंसर अच्छा नहीं लिख पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमको प्रश्न तो सारे आते हैं, सारे क्वेश्चन हमको आते हैं, परंतु हम उसको इतना डिटेल में लिखने की हमारी आदत हो जाती है, इतना विस्तृत उसको हम लिखते हैं कि कुछ प्रश्न छूट जाते हैं और हम उनका उत्तर नहीं लिख पाते। तो इससे हमको क्या है, नुकसान ज्यादा होता है। इस बात का कोई महत्व नहीं रहता है कि हम सारे प्रश्नों का उत्तर जानते थे, हमको सारे प्रश्नों के उत्तर आने हैं, लेकिन अगर हमने उत्तर नहीं लिखे, क्योंकि एग्जामिनर तो आपका जो लिखा हुआ भाग है वही देखेगा, तो अगर आपने लिखा नहीं है तो फिर वो आपको उसका आंसर आना बेकार हो जाता है। इसलिए हमको टाइम लिमिट और जो शब्द सीमा है उसका ख्याल जो है वो लिखना चाहिए। और ये कैसे आएगा, क्वेश्चन भाई हमको सॉल्यूशन ढूंढना है। ये जो हमारी समस्या है कि हम अच्छा उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं, हम शब्द सीमा में नहीं लिख पा रहे हैं, समय पर नहीं लिख पा रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है रेगुलर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। अब आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए जब आप एग्जामिनेशन में अपना आंसर लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, तो क्या आपको सावधानियां इसमें रखनी चाहिए, किस तरह आपको केयरफुल रहना चाहिए। एक तो आप क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ें और पूरे क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से पढ़ लें, फिर उसका जो उत्तर है वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप में आप लिखें। आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में उनके आंसर देने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन के अगर मान लो 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 3 पार्ट्स में पूछा गया है, तो पहले फर्स्ट पार्ट का उत्तर लिखें, फिर सेकंड का उत्तर लिखें और फिर थर्ड पार्ट का उत्तर लिखें। इस तरह उस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स का आंसर आना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है इन पार्ट्स के भी क्वेश्चन वो मार्क्स बटे हुए होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट आपने किया तो इसके 2 नंबर हैं, इसके 4 नंबर हैं और इसके 6 नंबर हैं। तो अगर आपने जैसे ये पार्ट छोड़ दिया, एक पार्ट भी अगर आप छोड़ देते हो तो सीधा 4 नंबर का नुकसान होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखें। इसके लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है और कितने पोर्शन में इसको पूछा गया है। ठीक है, और लिमिट, जो समय की लिमिट है वो तो ध्यान में रखनी ही है, शब्द सीमा में आपको टिकने रहना है। और एक जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही क्रिएटिव होनी चाहिए, और जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसको बहुत ही आकर्षित
आपको आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो लगनी चाहिए। अब क्या होता है, जैसे हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि हम क्वेश्चन की जो मांग है उसको हम समझ लें। भाई क्वेश्चन, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि हम वो क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर उसमें क्या चाह रहा है तो उसकी मांग को सही रूप से और स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए और उसमें अहम शब्दों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। उस क्वेश्चन में जो मेन बातें हैं कि क्या मेन पोर्शन उसमें पूछा गया है। जैसे कई बार ये पूछते हैं कि भाई ये इसमें चार्ज बनाइए, ठीक है, चार्ज आपको बनाना है, तो ये इसका मेन पोर्शन हो गया। कई बार क्या होता है, जैसे आपको जो सेक्शन दिया जाता है, जो सेक्शन आपको दे रहे हैं उसमें तो सारांश, आरोप सारांश बनाना है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में चार्ज लिख दिया तो क्या आप चार्ज बनाओगे? नहीं, आप धारा, उस सेक्शंस को ध्यान से पढ़िए कि इस सेक्शन में कितनी सजा है और इसमें क्या हम आरोप सारांश बनाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसे जुडिशियल एग्जाम्स में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैंने भी जब एग्जाम दिया तो एडीजे वाला, तो वो क्वेश्चन जो था उसमें आरोप सारांश लिखना था, लेकिन क्वेश्चन जो धारा थी उसमें वो चार्ज की दे रखी थी, ठीक है, और सारे बच्चे उसमें आरोप सारांश लिखकर आ गए। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो सेक्शन है इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिन धाराओं में सजा दी हुई होती है उसमें तो चार्ज बनेगा। तो ये क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, और इसलिए हम वो जो मेन शब्द है उसका जो इम्पोर्टेंट शब्द है, अहम शब्द है, उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब दे सकें। फिर देखिए, कैंडिडेट को ये भी देखना चाहिए कि क्या पूछा गया है, क्योंकि जब तक प्रश्न सही तौर पर समझ में नहीं आएगा तब तक हम उत्तर नहीं लिख पाएंगे। सावधानी से प्रश्न को पढ़ने से कैंडिडेट को उत्तर लिखने में मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पर हम समझें कि प्रश्न ये पूछा गया है कि धारा 229 AIPC का चार्ज बनाइए। वही बात मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है हमारा 229 AIPC का चार्ज बनाइए, तो हमें ये देखना है कि ये 229 AIPC में चार्ज बनेगा या सारांश बनेगा, यानी सब्सटेंस हम सुनाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि, क्योंकि ये बातें हो सकता है एक दूसरे के विरोधी हों। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप खुद इस धारा को चेक करिए कि इसमें हम सब्सटेंस सुनाएंगे या हम चार्ज सुनाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर दे सकता है। वो आपकी इंटेलिजेंस की, आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण भी करना चाहता है कि क्वेश्चन आपको सही तौर पर समझ में आया है या नहीं आया है। तो ये इसमें आप देख लीजिए, जैसे ये सेक्शन 229 है, इसमें 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों है, और यह है संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी ट्रायल कर सकता है। तो फिर आप ये देखिए 1 वर्ष तक की सजा का इसमें प्रोविजन है 229 में, तो हम इसमें सब्सटेंस सुनाएंगे, ठीक है। तो इसमें चार्ज नहीं सुनाया जाएगा बल्कि आरोप सारांश, यानी हम सब्सटेंस इसको सुनाएंगे। तो ये क्वेश्चन भ्रमित करने वाले हो सकते हैं कि इसमें लीगल पोजीशन हमको देख के ही आंसर करने पड़ेंगे। फिर आपका उत्तर जो है वो आंसर बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। उत्तर की विस्तृत यानी बहुत ही डिटेल और सही संरचना करें। मतलब पहले क्या चीज़ लिखनी है, बाद में क्या चीज़ लिखनी है, बीच में क्या लिखनी है, ये सारे पॉइंट हम उसमें तय करेंगे। उत्तर को अधिक प्रस्तुत करने योग्य बनाए, यानी प्रेजेंटेबल होना चाहिए क्वेश्चन। उसकी लैंग्वेज विधिक लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन वो आसान भाषा में होना चाहिए। हेडिंग और सब हेडिंग बना सकते हैं, और जो प्रासंगिक तथ्य हैं, जो मेन रेलिवेंट तथ्य हैं, वो उसमें जरूर आने चाहिए। अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण लीगल जजमेंट्स हैं उनको भी हम लिख सकते हैं। ज़्यादातर आप ये लोग कोशिश करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट को याद रखें, और कुछ पॉपुलर जजमेंट्स होते हैं उनको भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। कई बार हाई कोर्ट भी अच्छे जजमेंट्स देती हैं, तो हाई कोर्ट्स के जजमेंट आप लिख सकते हैं, लेकिन जजमेंट वो ही लिखें जो बहुत पॉपुलर हों।
और इसमें कोर्ट का ही नाम लिखना चाहिए, किसी भी जज का नाम इसमें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इसको मतलब अच्छा नहीं माना जाता है जज का नाम लिखना। केवल आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लिखें। और आईपीसी में जैसे हम उत्तर लिखते हैं तो खास तौर पर बेयर एक्ट की भाषा को ही लिखें। छोटे एक्ट हैं उनमें भी कोशिश करें कि बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो ही लिखी जानी चाहिए। आपको सब कुछ आता है, परंतु कॉपी भरने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप ध्यान रखें कि प्रश्न क्या पूछा गया है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। दोस्तों, एक बार जब मैं एलएलबी की परीक्षा पास कर रही थी, मतलब एलएलबी के एग्जाम दे रही थी, तो कंपनी लॉ का मेरा पेपर था। मुझे पूरा कंपनी लॉ रटा हुआ था, परंतु मेरे उसमें 52 नंबर आए। ठीक है, और गुरुजी हमारे पास में खड़े थे, और गुरुजी ने उसी वक्त जब मैं लिख रही थी मैंने 4 कॉपियां उसमें भर दी। लेकिन जब मैं एग्जाम देकर बाहर आई तो गुरुजी ने कहा तुम्हारे 52 नंबर आएंगे। मैंने कहा गुरुजी ऐसे कैसे? बोले मैंने देख लिया तुम्हारा आंसर लिखने का स्टाइल, तुम बस कॉपी भरी जा रही थी। और वास्तव में जब उसका रिजल्ट आया तो मेरे कंपनी लॉ में 52 नंबर आए। तो उस दिन से मुझे ये मतलब अंदर से आवाज, एक चेतावनी अंदर से निकली कि वास्तव में कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते हैं जब तक कि हम उत्तर को प्रेजेंटेबल, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से ना लिखें। तो और ये जो समय सीमा है इसका भी हमें ध्यान रखना है, और जो आंसर है हमारा ये हमें ध्यान रखना है कि वो अगर शॉर्ट आंसर की जरूरत है तो शॉर्ट ही लिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि कई बार क्या होता है 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और हम उसको 2 पेज में लिख देते हैं। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इसका। और कोई भी प्रश्न हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लो 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हम 10 पेज में कर देते हैं और 2 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, तो ये इसके जो नंबर हैं वो तो बिल्कुल कट गए। तो इसलिए क्वेश्चन कोई भी छोड़ना हमको नहीं है। क्वेश्चन ये हम फिर इसमें चार्ट भी बना सकते हैं, डायग्राम। जैसे क्या होता है इसमें आप इस तरह के ये डायग्राम बना सकते हैं। आपको कोई आंसर लिखना है तो ये पॉइंट इस तरह बनाकर आप इसको ये यूं लिख सकते हैं। आप इस तरह के डायग्राम बना सकते हैं, उसमें इस तरह पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट लिखने की आप इसमें कोशिश करिए। उत्तर आपका प्रेजेंटेशन, ये इस तरह के डायग्राम अगर बनाते हैं ग्राफिक्स, तो इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जामिनर पर असर होता है। ठीक है, और अगर आप शब्द सीमा को पार कर लेते हैं तो आपके जो आंसर हैं वो कट भी सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर लिखते समय कि पहला उत्तर में क्या लिखना होता है और उसको कैसे लिखना होता है। तो यहाँ जितनी भी बातें बताई गई हैं, अगर आप उनका अनुसरण करके अपना उत्तर लिखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। लेकिन सिर्फ ये पढ़ने और सोचने से नहीं आएगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, आप उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। आप गलती करेंगे, बार बार गलती करेंगे, परंतु धीरे धीरे आप में सुधार आता जाएगा। तो एक ही इस वीडियो के अंत में मैं एक ही बात आपको कहूंगी, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रैक्टिस करके और आपके मेन एग्जामिनेशन में आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। थैंक यू।